नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 132 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मार्क्सवादी अवधारणा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने उदारवादी अवधारणा का अध्ययन किया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, जब हम मार्क्सवादी अवधारणा की बात करते हैं तो ये अवधारणा कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के एक प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज के अध्ययन में एक बहुत बड़े दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया, जिसे हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो देखो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोटे मोटे अक्षरों में कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण है क्या। तो देखो, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता जाएगा, तो वैसे वैसे दो प्रकार के वर्ग का उदय होगा सोसाइटी में। एक वर्ग होगा पूंजीपतियों का, यानी कि धनी वर्ग होगा, और दूसरा होगा मजदूरों का। ऐसे में जो ये पूंजीपति वर्ग हैं, धनी जो वर्ग हैं, ये गरीबों का शोषण करेंगे, उनका श्रम का दोहन करेंगे और खुद अमीर बनते चले जाएंगे। ऐसे में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इन श्रमिकों को आंदोलन करने पड़ेंगे, हड़ताल करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन श्रमिकों को एक ऐसी क्रांति लानी पड़ेगी जिससे पूरी की पूरी सत्ता बदल जाए। तो देखा जाए मोटे मोटे अक्षरों में, तो मार्क्सवादी जो अवधारणा है, ये निम्न वर्ग के हितों को प्रतिनिधित्व करती है, ये निम्न वर्ग के हितों का ध्यान रखती है। ये किसान, मजदूर और जितने भी भूमिहीन लोग हैं, संपत्तिहीन लोग हैं, उनके हितों की बात करती है। तो जब मार्क्सवादी अवधारणा पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को, ताकि चीज़ों को समझने में आपके लिए आसानी हो। यहाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में मार्क्सवादी अध्ययन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि हमें मार्क्सवाद को समझा रही है। तो देखो, मार्क्सवादी अवधारणा एक सोसाइटी का अध्ययन है, ये बात हमें पता चल चुकी है। और 1990 के बाद एक प्रश्न उठा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रश्न उठता है 1990 के बाद। और वो पता है क्या प्रश्न उठता है? क्या वर्तमान में मार्क्सवादी विचारधारा का महत्व है भी या नहीं है? क्या ये वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है भी या नहीं है? क्योंकि 1990 में आपको पता है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ये प्रश्न उठता है, क्या वर्तमान में मार्क्सवादी विचारधारा जरूरी है? तो देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन आज भी उतना ही जरूरी है जितना इसके निर्माण के समय था। तो मार्क्सवादी एक दर्शन, एक फिलॉसफी है, जो कि विश्व को बदलने की बात करता है, विश्व का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज लाने की बात करता है, विश्व में जो पूरा जो पॉलिटिक्स सिस्टम है इसमें चेंज लाने की बात कर रहा है। जबकि मार्क्सवादी एक विचारधारा भी है, एक तरफ मार्क्सवादी एक फिलॉसफी भी है, मार्क्सवादी एक दर्शन भी है, दूसरी तरफ मार्क्सवादी एक दृष्टिकोण भी है जो समाज में परिवर्तन की बात करता है। यानी कि समाज के स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्तर तक परिवर्तन की बात कर रहा है कौन? मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और ये कुल मिलाकर जो संसाधन है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, उसके समान बंटवारे की बात कर रहा है। तो अगर हम मार्क्सवाद को देखें, तो मार्क्सवाद समाज को बदलने का एक औजार है, ये राजनीति को समझने का एक दृष्टिकोण है। जैसा कि कई विद्वानों ने इसका प्रयोग भी किया है कि किसी देश की राजनीति में मार्क्सवादी तत्वों की बहुमत है, जबकि किसी देश में उदारवादी तत्वों की बहुमत है। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको ताकि चीज़ समझ में आए। जैसे कि मान लो आप अमेरिका की राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अमेरिका की राजनीति का अध्ययन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है, सरकार जनता के मामलों में कम हस्तक्षेप करती है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको अगर ऐसे कहीं लक्षण दिख रहे हैं तो ये कौन से लक्षण होंगे? उदारवादी। लेकिन आप रूस की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कीजिए, तो वहाँ पर देखिए देगा आपको कि ज़्यादातर जो है वो राज्य का हस्तक्षेप था 1991 से पहले, खास तौर पर क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो 1991 से पहले क्या था? वहाँ पर राज्य का स्वामित्व था, जो खेती होती थी वो सहकारी होती थी, हर चीज़ पर राज्य का स्वामित्व था। तो जब आप इस तरीके का अध्ययन कर रहे हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है? समाजवाद से जुड़ा हुआ है, ये मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। तो देखो, तो आप देखें कुल मिलाकर तो मार्क्सवाद क्या है? वो समाज को बदलने का एक औजार है, वो राजनीति को समझने का एक दृष्टिकोण है, जो कि हर देश में अलग अलग तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान इस फील्ड में लगे हुए हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया कि मार्क्सवाद क्या है, समाज को समझने का एक तरीका है। अब हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो देखो, मार्क्सवादी अवधारणा का अर्थ और क्षेत्र तो वैसे मैंने शुरू में बता दिया है आपको, बट यहाँ पर थोड़ा सा और बताया जाएगा, तो उसका अध्ययन भी कर लेते हैं हम। तो भारतीय राजनीति में जब आप पढ़ोगे तो भारतीय राजनीति का ना मिला जुला स्वरूप रहा है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत का जो राजनीति का स्वरूप है वो मिला जुला रहा है। इसमें उदारवादी लक्षण भी हैं और इसमें मार्क्सवादी लक्षण भी हैं। तो भारतीय राजनीति में जब आप मार्क्सवादी अवधारणा को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय समाज को बदलने में और समाज की व्याख्या करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जैसे कि अगर हम मार्क्सवाद को समझे तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को क्या करता है, लागू करता है। अब आप ये कहेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है? तो देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि विचारधाराओं में टकराव। देखो, द्वंद्व का मतलब हमेशा ध्यान रखना टकराव होता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और किसी वर्ग का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यानी कि सामाजिक संबंध इस प्रकार से होने चाहिए जिसमें वर्ग संघर्ष ना हो। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार समाज में कुछ वर्ग हमेशा होते हैं, और इन वर्गों के बीच में आपसी संबंध को ही हम सामाजिक संबंध कहते हैं। और धीरे धीरे करके यही रिलेशनशिप क्या हो जाती है, उत्पादन के साधनों में तब्दील हो जाती है। उत्पादन के संबंध आगे चलकर सामाजिक संबंध बन जाते हैं। थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको। तो देखो, आज हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर रिलेशन कैसे बने हुए हैं? आज हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो रिलेशन है वो व्यापारिक रिलेशन है। यानी कि हर बंदा किसी न किसी काम के माध्यम से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन चल रही है, जिसमें कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं और बाकी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ऐसे में एक पूरी की पूरी चैन सिस्टम चल रही है। तो मार्क्सवाद यही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि समाज में क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, दो वर्ग के लोग होते हैं। एक होते हैं अपर क्लास यानी कि उच्च वर्ग के लोग, एक होते हैं लोअर क्लास यानी कि निम्न वर्ग के लोग। ऐसे में इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है ये उत्पादन के साधनों की वजह से बनती है, और धीरे धीरे करके यही चीज़ ना सोशल रिलेशनशिप में बदल जाती है, यानी कि सामाजिक संबंधों में बदल जाती है। ऐसे में जो उत्पादन की वस्तुएं हैं उसमें कुछ लोग उसके मालिक बन जाते हैं और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, नौकर। ऐसे में उत्पादन में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो क्लास यानी कि वर्ग, अपर और लोअर। दूसरा रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, और तीसरी बात क्या है, औजार। तो मार्क्सवादी अवधारणा यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए। अब ऐसे में ये कहेगा कि जब समाज में ऐसा चलता रहेगा तो वर्ग में होगा संघर्ष, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए उच्च वर्ग से क्या करेंगे, टकराव करेंगे, और यहीं से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की उत्पत्ति होगी। देखो, जब आप बीपीएससी 131 पढ़ोगे तो इन चीज़ों की चर्चा और खुलकर की जाएगी, इसमें और गहराई से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही चीज़ों को बताया जा रहा है। तो जब हम उत्पादन के सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि उत्पादन पर किसका मालिकाना हक है, भूमि पर किसका हक है, उद्योगों पर किसका हक है, उत्पादन का मालिकाना हक किसके पास है। जबकि मजदूर वर्ग जो है उनका संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस में होगा, प्रक्रिया में होगा। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन तथा उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन है। और मार्क्सवाद जो है वो यही चाहता है कि उत्पादन में साधनों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो मजदूर वर्ग का होना चाहिए, क्योंकि जब मजदूर वर्ग के लोग आकर उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे तो वो बाकी मजदूरों के बारे में सोचेंगे। तो सोसाइटी में जो एक वर्ग चल रहा है, जो क्लास चल रही है, इस क्लास को ख़त्म करना चाहता है कौन, मार्क्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक चीज़ें यही हैं। आगे चलकर जो है मार्क्सवादी विचारधारा में दो अंतर आएंगे। जो पुराने वाली विचारधारा होगी वो क्लासिकल कहलाएगी, और जो नई मार्क्सवादी विचारधारा होगी उसे नव मार्क्सवादी विचारधारा भी हम कहेंगे। तो पहले वाली कौन सी है, क्लासिकल मार्क्सवादी अवधारणा है, और दूसरी कौन सी है, नव मार्क्सवादी। अब हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में क्लासिकल और नव मार्क्सवादी विचारधारा का क्या योगदान है। तो देखो, जब हम क्लासिकल विचारधारा और नव मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो जो अभी तक द्वंद्व भौतिकवाद की हम बात कर रहे थे ये क्लासिकल है। नव मार्क्सवादी जो अवधारणा है वो ग्रामसी से प्रभावित है, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। तो आपसे कोई पूछे नव मार्क्सवादी विचारधारा कहाँ से संबंधित है, तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। और इसमें अनेक तत्वों को जोड़ा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी जोड़ती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये कैसे समाज को प्रभावित कर रही है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मार्क्सवादी जो ये थ्योरी है ये एक तरीके से ना आर्थिक संबंधों के आधार पर समाज का अध्ययन कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और भारत में राजनीति विज्ञान। तो भारतीय राजनीति को जब आप समझोगे तो भारतीय राजनीति में आपको क्लासिकल और नव मार्क्सवादी दोनों ही अवधारणाओं का प्रयोग मिलेगा, जहां पर हम ये देखते हैं कि भारत में जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, इतने इसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें हम बहुत गहराई से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय राजनीति को जानने के लिए वैसे तो ज़्यादातर ना उदारवादी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। क्योंकि मार्क्सवादी जो अवधारणा है वो सिर्फ एक क्लास में बंटकर रह जाती है, वो सिर्फ वर्ग संबंधों की बात करती है, वर्ग संबंधों में परिवर्तन की व्याख्या करती है, मजदूर और किसानों के आंदोलनों के मुद्दों को उठाती है, और सरकार की भूमिका समाज में क्या है बस मार्क्सवादी विचारधारा ये बताती है। तो 1980 के बाद एक नई अवधारणा शुरू हुई जिसे हम नव मार्क्सवादी कहते हैं, और इसमें एक इतिहास थे रणजीत गुहा,
जिन्होंने भारत की राजनीति में नव मार्क्सवादी तरीके से अध्ययन किया है। उनका ये मानना है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी बुद्धि के अनुसार विकास करता है, अपनी चेतना के अनुसार विकास करता है, और वो अपना निर्णय अपनी चेतना के अनुसार ही लेता है, और उनके ऊपर किसी भारी ताकत का दबाव नहीं होता है। यानी कि नव मार्क्सवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं भारत में, वो रणजीत गुहा थे। और इन्होंने पता है क्या बताया, इन्होंने ये बताया है कि हमेशा पता है मुद्दा क्या होता है, कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो होगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचेगा, क्योंकि अपने प्रॉफिट अपने लॉस के लिए हर एक बंदा खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि मेरा प्रॉफिट किन चीज़ों में है और मेरा लॉस किन चीज़ों में है। तो नव मार्क्सवादी विचारधारा का एक व्यापक रूप है, जिसमें और भी कई गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, या फिर क्लासिकल और नव मार्क्सवादी अवधारणा के बीच में क्या अंतर है, या उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं के बीच में क्या अंतर है, तो देखो जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप पहले और दूसरे चैप्टर को मिलाकर दोगे। ठीक है भाई। अब हम चैप्टर के मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, वर्ग संबंध। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वर्ग संबंध, जिसकी हमने चर्चा कर ली। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वर्ग संबंध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और उत्पादन के साधनों में क्या क्या होता है, देखो भूमि होती है, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, तकनीक होती है, और उत्पादन के तरीकों में क्या होता है, कार्य संबंधों में श्रम होता है। तो जब भी हम वर्ग संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें एक वर्ग होता है जो संसाधनों का क्या होता है, स्वामी होता है, जिसमें भूमि, प्राकृतिक संसाधन और तकनीक होते हैं। जबकि दूसरा जो वर्ग होता है वो क्या करता है, वो श्रमिक वर्ग होता है और श्रम उपलब्ध करवाता है। जब हम वितरण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मजदूरी का प्रयोग किस टाइप से करना है। हम सभी को पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें उद्योगों से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। और तीसरा होता है सेवा सेक्टर। तो जब हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की पहचान करते हैं, तो हर एक में आपको ना कहीं समाजवादी गुण दिखाई देंगे। तो देखो कृषि की जब हम बात करते हैं, तो कृषि पूरी तरीके से भूमि पर डिपेंडेबल है, इसमें वन भी है। सेवा सेक्टर की अगर बात करें, तो ये अन्य तरीके से कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि कहीं ना कहीं उद्योगों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देखो चीनी उद्योग किससे जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कृषि पे तो डिपेंड है। तो हम देखें ना, अगर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र उद्योगों से और उद्योग क्षेत्र कृषि से, और दोनों ही क्षेत्र सेवा सेक्टरों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक वर्ग जो है वो लगातार प्रभावी होता जा रहा है और दूसरा वर्ग लगातार उसका शोषण होता जा रहा है, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है। जैसा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन किया जाए अगर, तो मार्क्सवादी अवधारणा ये कहती है कि भारत में गाँव में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि करती है। अब किसानों के में दो वर्ग हैं। पहला वर्ग ये है जिनके पास ज़मीन है, वो ज़मीनों के मालिक हैं, ज़मींदार हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। कृषि करने का जो है दूसरा वर्ग है, जो उनकी ज़मीनों पर काम कर रहा है, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। यानी कि मार्क्सवादी अवधारणा जब भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करती है, तो पता है क्या देखती है, वो ये देखती है कि भारत के गाँव में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास एकड़ों एकड़ ज़मीन है, वो ज़मींदार है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो गाँव की पूरी संसाधनों पर कब्जा कर चुका है। जबकि दूसरा वर्ग ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, बट उसके पास भूमि नहीं है और वो मजबूरी में दूसरे के जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में बात ये आती है, जो दूसरा वर्ग है जो जमीन पर काम कर रहा है, ऐसे लोगों का क्या संबंध है, जो जमीन में काम कर रहे हैं, जो संसाधनों में लगे हैं, उन्हें मजदूरी किस आधार पर मिल रही है। तो जब हम इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 1986 में उत्सा पटनायक ने एक किताब लिखी, कृषि वर्ग अंतर, जिसमें कृषि वर्गों की पहचानने की बात करी है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा अमीर वर्ग है, जमींदार वर्ग। अमीर किसान, मध्यम किसान और गरीब किसान भी हैं, छोटे और भूमिहीन किसान भी हैं। जो ग्रामीण अमीर वर्ग है या जमींदार है, वो जमीन का मालिक तो है, लेकिन वो खेती में कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो बाहर शहरों में रह रहा है, आलीशान भवनों में रह रहा है। जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, वो सिर्फ अपनी जमीन पर ही खेती कर रहे हैं, उनका भी ज़्यादातर संसाधनों पर स्वामित्व है, वो भी अमीर किसानों की तरह दूसरी ज़मीन पर काम नहीं कर रहे हैं। जबकि जो ग्रामीण गरीब वर्ग है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो अन्य संसाधनों के मालिक नहीं होते जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे की ज़मीन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्सव पटनायक जी बताते हैं, उन्होंने ऐसे वर्गों की पहचान करी है जो भूमिहीन है, जिन्होंने हरित क्रांति को तो देखा है, लेकिन हरित क्रांति का प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल पाया है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रॉफिट समाज के कुछ ही किसानों को मिल पाया। तो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि ये भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास तो करती है, लेकिन भारतीय राजनीति में ये जाति की अवधारणा को नहीं रखती। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग की अवधारणा को देखती है, जबकि में समाज को प्रभावित करने में जाति की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि एक विचारक रहे हैं गैल ऑमवेट, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है,
उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया कि किस प्रकार से ग्रामीण समाज जो है वो वर्ग विभाजन से जाति वर्चस्व प्रभावित होता है। यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं वही अमीर वर्ग हैं, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं वो अमीर नहीं हैं। तो देखा जाए तो भारत का जो समाज है वो कास्टिज्म से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आधार पर बात कर रहा है, जबकि ये जाति आधार पर बात नहीं कर रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष किस प्रकार से, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आंदोलनों की बात करते हैं। मार्क्सवाद निम्न वर्गों के प्रति सहानुभूति रखता है, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, किसान हो, इन सबके शोषणों को समाप्त करने की बात करता है। ये भौतिक स्थिति के अध्ययन पर बल देता है और इसी संबंधों की बात भी करता है। तो भारत में जो किसान आंदोलन हुए हैं, मजदूर आंदोलन हुए हैं, इसका जब आप अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं किसान आंदोलनों की। तो जब आप भारत में किसान आंदोलनों की बात करोगे तो जैसा कि अभी हमने देखा, जो कृषक और किसान शब्द हैं इनका प्रयोग वैसे तो एक साथ किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अलग हैं। जब हम कृषक की बात करते हैं तो ये एक जनरल वर्ग है, जबकि किसान खेती करने वाले लोग हैं। यानी कि कृषक जो है उस वो खेती वाले क्रियाकलापों से जुड़ा तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वो खेती करता हो। लेकिन जो किसान है वो खेती करेगा ही, उसके पास अपनी ज़मीन होगी, अपने रिसोर्सेज होंगे। तो किस और जबकि जो कृषक होंगे वो कृषि गतिविधियों से जुड़े होंगे, शायद वो मंडियों से जुड़े हों या बड़े बड़े लोग हों। समझ गए बात को। तो कृषक और किसान में अंतर है। तो कृषक अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि कृषि में वर्गों की पहचान करना, उसका गठन करना, सामाजिक और आर्थिक रिलेशनशिप का अध्ययन करना, उन्हें कर्जा कैसे मिल रहा है, उनका उत्पीड़न कैसे हो रहा है, आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है और सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज चला रही है इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जब हम भारत के औपनिवेशिक दौर की बात करते हैं, यानी कि आज़ादी से पहले की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो किसानों ने आंदोलन किए वो काश्तकारों के खिलाफ किए। इतना ही नहीं, बड़े बड़े साहूकारों के खिलाफ किए, औपनिवेशिक सरकारी अफसरों के लिए करे, क्योंकि उन्होंने कहा ये लगता था कि बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण इन्हीं जमींदारों ने किया है। उन्हें ज़मीन से बेदखल किया गया है, उन्हें कर्ज जाल में फंसाया गया है। तो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर आज़ादी से पहले के जो आंदोलन रहे वो ज़मींदारों के खिलाफ रहे, अंग्रेजी वर्ग के खिलाफ रहे। आज़ादी के बाद जो मार्क्सवादी अवधारणा है वो ये कहती है कि आज़ादी के बाद जो चरित्र है वो बदल गया, क्योंकि आज़ादी से पहले किसानों का शोषण होता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उन्हें विशेष प्रकार की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद ना आंदोलनों का चरित्र बदल गया है। आज़ादी के बाद किसानों की डिमांड ये रही है कि भूमि में सुधार होना चाहिए, जो जमींदारी प्रथा है उसे खत्म कर देनी चाहिए और भूमि को बराबर बराबर बांट देना चाहिए, चकबंदी करनी चाहिए, खेती में सुधार करने चाहिए, भूमि में सुधार करने चाहिए। तो भारतीय राजनीति के जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आज़ादी के बाद सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए भी हैं ताकि कृषक सुधार हो सके। भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण में रणजीत गुहा ने यह दलील करी है कि औपनिवेशिक काल में किसानों ने जमींदार के खिलाफ विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों का शोषण किया था। तो देखो अलग अलग विचारकों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं जमींदारों ने शोषण किया, कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश ने शोषण किया। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि किसानों का शोषण तो हुआ ही है, और शोषण जिन्होंने किया वो धनी वर्ग के ही लोग थे। तो ऐसी एक किताब और है, कृषकों का विद्रोह, ये कपिल कुमार ने लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से किसानों का शोषण हुआ है। 1980 के बाद देखोगे भारत के विभिन्न भागों में किसान आंदोलन आपको दिखेंगे, कृषक आंदोलन जो आपको दिखेंगे, तो ये भूमि सुधार की डिमांड नहीं करेंगे। यानी कि 1980 के बाद कृषक आंदोलन में एक बार फिर से परिवर्तन आएगा। अब जो कृषक होंगे ये भूमि सुधार की बात नहीं करेंगे, अब ये पता है एक पूंजीपति टाइप से काम करेंगे। इनकी डिमांड पता है अब क्या हो जाएगी कि इन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए, इन्हें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, इनको जो है कृषि उत्पादकता जो है इसकी कॉस्टिंग अच्छी मिलनी चाहिए, यानी कि जब फसल कटेगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलने चाहिए। तो 1980 के बाद जो किसान आंदोलन हुए हैं वो चाहे पंजाब में देख लो आप, हरियाणा में देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या केरल में देख लो, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड डिमांड्स रख रहे हैं। क्योंकि इनको सब्सिडी चाहिए, कर्ज की माफ़ी हो जाए। पहले तो ये बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर इन्हें क्या चाहिए, कर्ज से माफ़ी भी चाहिए। लेकिन इन सबका प्रॉफिट छोटे किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ये इन सब का प्रॉफिट बड़े किसानों को ही मिल पा रहा है। चाहे आप किसान आंदोलनों को देख लीजिए, अभी जो कृषक आंदोलन हुआ था और लॉकडाउन के दौरान आप उसको देख लीजिए, तो छोटे किसानों को तो चीज़ों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल ही नहीं पा रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि भारत में कृषक आंदोलन के लगातार बदलते स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो पहले आप आज़ादी से पहले कैसे क्यों होता था आंदोलन बताओगे, आज़ादी के बाद क्यों होता था आंदोलन बताओगे, फिर 1980 के बाद आंदोलन में क्या परिवर्तन आए। अब हम बात करने जा रहे हैं मजदूर वर्ग की। तो जब आप मजदूर वर्ग का अध्ययन करोगे तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत सारे मुद्दों को उठाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि मजदूर वर्ग में वृद्धि हो रही है तो मजदूरी में भी वृद्धि होनी चाहिए,
उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको पूरा करना चाहिए। मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। मजदूरों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए क्रैच की सुविधाएं होनी चाहिए और मजदूर वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि मजदूरों को यूनियन बनाकर, ट्रेड यूनियन बनाकर अपने हड़ताल करने चाहिए, धरने प्रदर्शन करने चाहिए और अपने अधिकारों की डिमांड करनी चाहिए। तो ऐसे में समय समय पर बहुत सारे मार्क्सवादी लेखकों ने मजदूर वर्ग के प्रमुख मुद्दों को उठाया है, लेकिन कई बार बहुत सारे मुद्दों की अनदेखी भी की गई है। भारतीय राज्य का जब आप अध्ययन करोगे तो राज्य किसी भी देश की एक स्वतंत्र राजनीतिक संस्था होती है। जैसा कि हमने देखा, किसी भी देश में जो गवर्नमेंट है वो उस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। जबकि जब हम उदारवाद का अध्ययन करते हैं तो उदारवाद किस चीज़ का अध्ययन कर रहा था भाई? हमने पढ़ा था उदारवाद अध्ययन कर रहा है राजनीतिक संस्थाओं का। जबकि मार्क्सवाद किस चीज़ का अध्ययन कर रहा है? सिर्फ राज्य का। उदारवाद राज्य का अध्ययन नहीं कर रहा है, उदारवाद सिर्फ राज्य की संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। जबकि मार्क्सवाद राज्य का अध्ययन कर रहा है, गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अध्ययन कर रहा है। मार्क्सवादी राजनीति का अध्ययन करने के लिए राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं। मार्क्सवादियों को यह मानना है कि राज्य ना पूंजीपतियों वर्ग का अधिक हथियार है। जो राज्य है वो पूरी तरीके से जो पूंजीपति है, धनी वर्ग है, उन्हीं को प्रॉफिट देता है, जबकि साधारण जनता इससे हमेशा परे रहती है। मार्क्सवादी ना 5 तरीके से राजनीति का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये पता है क्या कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य जब मैं बोलूँगा तो गवर्नमेंट आप ध्यान रखोगे कि जो गवर्नमेंट है वो वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करती है, एक वर्ग का हमेशा प्रॉफिट करती है। और आप कभी भी देख लो, राज्य की जितनी पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए होती हैं। राज्य का विकास का अगर आप पता लगाओगे तो राज्य के विकास का पता लगाने में आपको पता चलेगा कि हमेशा निर्धनों का शोषण हुआ है। ये राज्य के विचारों का आधार क्या है, राज्य की नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कैसे जुड़ी हुई हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपना तत्व रखता है। भारत की बात करोगे तो भारत में 3 प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। जिनमें से सबसे पहली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और तीसरी है नक्सलवादी। ठीक है भाई। तो भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? एक तो सीपीआई है, एक सीपीआईएम है और एक है नक्सलवादी पार्टी जो मार्क्सवादी अवधारणा पर भारत में कार्य कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो एम है यानी कि सीपीआईएम जो है, इसका ये मानना है कि भारत जो है वो पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य कर रहा है, जमींदारों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। भारत का जो संबंध है वो विदेशी पूंजी से है। सीपीआई के अनुसार भारत एक ऐसा ही बुजुर्ग राज्य है जो पूंजीपति और जमींदारों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो नक्सली समूह है ये भी यही कह रहे हैं कि जो भारत है यानी कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों के लीडरशिप के रूप में है, जितने भी लीडर हैं वो भी पूंजीपति हैं। तो जैसा कि सीपी भाभरी ने अपनी किताब में ये लिखा भी है कि भारत में जो पूंजीवाद का विकास हुआ है वो समाज में विवाद का कारण बना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ विकास हुआ है उसमें गरीब लोगों के हितों की अनदेखी की गई है, उनको प्रवास करना पड़ा है, लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी हैं। तो ऐसे में ऐसे मुद्दे लगातार मार्क्सवादी उठाते रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के कई इलाकों में हिंसात्मक आंदोलन भी आपने देखे हैं। तो अगर कुछ यहाँ पर किताबों के भी नाम लिखे हैं भाई, रुडोल्फ और रुडोल्फ की एक किताब है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, जिसमें ये दलील दी गई है कि भारत में वर्ग राजनीति की कमी है, यहाँ पर संगठित क्षेत्र के मजदूर बहुत कम हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं इनका हिस्सा बहुत कम है, जबकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिन्हें कार्य की वो सारी सुविधा नहीं मिल पाती है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं इन्हें परमानेंट वेतन मिलेगा, पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी और इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, इन्हें अवकाश भी मिलेगा, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को क्या है, रिस्क लेना पड़ता है, उनके पास आज काम है शायद कल काम नहीं है। तो इसी वजह से इनका दोहन होता है और इनके अधिकारों की बात की जानी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार भारत में जो वर्ग आंदोलन हुए हैं उसकी व्याख्या करो, या भारतीय राज्य की प्रकृति का विश्लेषण आप कैसे करोगे, या मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार वर्ग संबंधों का अध्ययन कैसे हमें करना चाहिए, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आई होप सो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। देखो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में जब आएगा जब आपने बीपीएससी 131 पहले से पढ़ रखी हो, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।